चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले बता दूं, जो आपको काइनेटिक्स की एलपी नंबर 1 मिली है, उसमें पहला सवाल करेक्शन है ना, वो देख लेना। तो एक बार लिख लीजिएगा। पहला, हाँ, पहला वाला और एक SO3 वाला भी है। सवाल नंबर कौन सा है वो चेक कर लेना आप। लॉजिकल है ना? 12 लिख लीजिएगा। ELP नंबर 1 करेक्शन। लिख लीजिएगा ELP नंबर 1 नंबर 1 एंड 12 करेक्शन। चलेगा? अब आंसर सही क्या है खुद सोचेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए, कुछ नया सीखते हैं। उसके पहले जो लास्ट क्लास में सीख रहे थे उसे खत्म करते हैं। लास्ट क्लास में आप सबको हमने रेट के बारे में बताया था और ROR का एक्सप्रेशन सीखा था, हाँ या ना। उसमें कैसे कैसे सवाल और बन सकते हैं, लिखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में आप सबके सामने कुछ ऐसा ग्राफ था। ग्राफ बना था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी बैठ जाएं, कुछ बच्चे। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, और ग्राफ कुछ ऐसा बना था। यहां लिख रखा था 0.6 और एक इंटरसेप्ट इस प्रकार से बना था 0.5। हो गया क्या सवाल? लिख लीजिए। हाँ, तभी तो क्लास में करा। कल आपने सवाल कर लिया था, कल खेला चल रहा था। कल मतलब लास्ट क्लास में नहीं चल रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसी के बाद में अगला सवाल लिख लीजिएगा। अभी अमोनिया वगैरह कोई सवाल नहीं हुआ था, वो तो गया है। कितने सवाल, संख्या बताओ कितने हुए थे? अच्छा, आप लोग एक लेक्चर पीछे हो गए। ठीक है, आज आगे कर देते हैं ना, आपको क्या ले रहे हैं। चलो, आखिरी क्लास आगे ना, इसलिए बस आगे कर देंगे। लिखिए, आखिरी क्लास का बहुत फायदा होता है, बहुत आगे जा सकते हैं आप। देखो, एक दिन मन बनाइए, खत्म भी कर देंगे बस। लिखिए लिखिए। अगले सवाल में कुछ ग्राफ बना है। बस बस जल्दी सीरियस होकर फटाफट पढ़ाई करते हैं। और ग्राफ में एक ग्राफ रिएक्टेंट का है और एक ग्राफ प्रोडक्ट का है। ठीक है, एक ग्राफ रिएक्टेंट का है और एक ग्राफ प्रोडक्ट का है। यहां लिखा है 0, यहां लिखा है 1, और टाइम की यूनिट दे रखी है सेकंड में। और आप सबके समक्ष एक रिएक्शन गिवन है, ए से बना MB। एक रिएक्शन गिवन है, ए से बना MB, और आपसे पूछा है नंबर 1। अच्छा, 0 से 1 सेकंड में ही सारी कैलकुलेशन करनी है। लिखना नंबर 1, कैलकुलेट RODA, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। नंबर 2, ROAB, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। नंबर 3, ROR, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नंबर 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट M। ग्राफ में कितने तरह के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, मैं 2-3 सवालों के माध्यम से सिखाता हूं। पहला सवाल आप सबके सामने है। कल की क्लास में या लास्ट लेक्चर में मैं हमेशा वैल्यूज देता था कि 1 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन 10 से 5 हो गया या वॉट एवर। बस आज फर्क कितना है, वही वैल्यूज ग्राफ में गिवन है, वही कंसेप्ट, वही मेथड, वही लॉजिक। कल तक रेट का फॉर्मूला डेल्टा C बाई डेल्टा T था, वही आज भी है। इस सवाल को करना मुझे लगता है बहुत आसान है। आओ प्यारे बच्चों, मिल के इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं, जिनसे बन जाए प्लीज सुनते चलिएगा। हमारा मकसद है क्लास में अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जो नहीं सीख पा रहा, वो भी सीखे। अगर आप बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो वो बच्चा सीख नहीं पाता, और कभी कभी वो बच्चा बहुत मुश्किलों से पढ़ने आता है। ऐसे बच्चे का नुकसान ना हो, बिल्कुल हम सब ये कोशिश करें, है ना? समझ पा रहे क्या? कुछ बच्चे सच में बहुत सेक्रीफाइस के बाद पढ़ने आते हैं। तो प्लीज ऐसा माहौल बना के रखें कि हर कोई सीखता चले। आपसे बन जाए तो करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जिनसे नहीं बनना उनको सीखने दीजिए। ठीक है, इस पहले सवाल में हमसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा है,
और ए मतलब कि रिएक्टेंस है। तो ऑफ कोर्स आज वैल्यूज अंग्रेजी में ना गिवन होके ग्राफ के रूप में गिवन है, तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ समझ में आना चाहिए। हमेशा ग्राफ ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ तरह तरह के हो सकते हैं। और अगले सवाल में इस पे मैं भी आपका ध्यान खींचूंगा। इस सवाल में रिएक्टेंट का ग्राफ ये है, और आप अगर देखो 0 से 1 सेकंड में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 0.6, और 1 सेकंड के बाद में कंसंट्रेशन कितना है 0.5। यानी मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, मुझे फाइनल कंसंट्रेशन पता है, तो अपने को एक फॉर्मूला आता है C2 - C1। बोलो हाँ या ना। मुझे पक्का यकीन है हर बच्चा माइनस प्लस के लफड़े से ऊपर उठ चुका है, बोलो हाँ या ना। लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं, लेकिन आप जानते हैं अगर आंसर कभी माइनस आएगा हम उसे प्लस करके बताएंगे, क्योंकि रेट कभी निगेटिव होने वाला नहीं है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 0.1, 0.5 माइनस 0.6, 0.5 माइनस 0.6 यानी 0.1 अपॉन 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। साहब ये क्या है? ये ए के जाने की रफ्तार है जो हमने रिएक्टेंट के ग्राफ से कैलकुलेट करी है। इन द सेम वे अगर मैं उस ग्राफ के माध्यम से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालूंगा, तो शायद वो भी आप देख सकते हो 0 से 1, यानी कितने का चेंज है 0 से 0.3 का। बच्चों आज भी फॉर्मूला वही है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का, हाँ या ना। लेकिन आज आप किसका रेट निकाल रहे हो? प्रोडक्ट का। तो ग्राफ किसका देखोगे? प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट का ग्राफ बढ़ता हुआ कुछ ये होगा 0 से 1 सेकंड में। जब 0 सेकंड था तो कंसंट्रेशन 0, लेकिन जब 1 सेकंड आया तो कंसंट्रेशन 0.3। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना आया 0.3 मोल पर लीटर पर सेकंड। बच्चों एक बात बताओ, क्या हमने ए के जाने की रफ्तार निकाल ली? क्या हमने बी के आने की रफ्तार निकाल ली? किसी के जाने की रफ्तार पता है, किसी के आने की रफ्तार पता है। अच्छा ये बताओ इसकी रफ्तार कितनी है? पॉइंट, अरे 1 मान लो। इसकी रफ्तार कितने गुना है? कितने बच्चे मुझे स्टोइचोमेट्री की वैल्यू बता देंगे? बच्चा बच्चा बता देगा। अगर मुझे किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट की रफ्तार पता है तो मैं इनकी वैल्यू बता सकता हूँ, स्टोइचोमेट्री बता सकता हूँ, हाँ या ना। आता हूँ, कितने बच्चे आर ओ आर बता देंगे? आर ओ आर इसके बराबर होगा किसके बराबर? जिसका स्टोइचोमेट्री 1 है उसी के बराबर आर ओ आर है। एग्री और नॉट? बेहद ही आसान सवाल। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां लिखा है 0.1, सेकेंड पार्ट का आंसर यहां लिखा है, थर्ड पार्ट का आंसर यहां लिख देता हूं आर ओ आर, दैट इज 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या मुझे m की वैल्यू बताने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा? अच्छा एक मिनट, हमेशा इतना सिंपल नंबर हो कोई जरूरी? आज 1 और 3 है, कभी ऐसा कठिन नंबर हो जाए तो क्या करोगे? फिर अपने को मेथड भी आना। ये आया कहां से? इस पूरे सवाल का जो जन्म हुआ शायद वो आर ओ आर के एक्सप्रेशन से होगा, हाँ या ना। तो मैं लिख देता हूं आर ओ आर इज इक्वल टू आर ओ डी ए बाई 1 बराबर आर ओ ए बी बाई एम। आज मुझे ये पता है और ये भी पता है, तो क्या अपन एम की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ ठीक है, आज बहुत सिंपल नंबर है तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने सीधे बता दिया आंसर कितना आएगा 3। लेकिन अगर कभी कोई डिफरेंट नंबर हो, रेशियो नहीं पता चले, तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं एम की या स्टोइचोमेट्री की वैल्यू हाँ या ना। इसी पे एक सवाल कुछ ऐसा आया, अगर आप स्टोइचोमेट्री को पढ़ते हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा आज उसकी स्टोइचोमेट्री कितनी है 3। मतलब जाने की रफ्तार अगर x है तो आने की रफ्तार, मतलब जितनी तेजी से रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट 3 गुना तेजी से। इसी कंसेप्ट को एक बार एग्जाम में कुछ ऐसे पूछा गया। बोलो अगला सवाल। ये सबको समझ में आ गया? कोई फंसा तो नहीं? लिखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना था, बस फर्क इतना था यहां कंसंट्रेशन नहीं यहां प्रेशर लिखा था। आप सब समझदार हैं कि एक्टिव मास की जगह कभी कंसंट्रेशन तो कभी प्रेशर भी लिखा जा सकता है। और उन्होंने कुछ इस प्रकार से ब्लॉक्स बनाए थे, एक ब्लॉक एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा इस ग्राफ में। एक ग्राफ ऐसे बना था और एक ग्राफ ऐसे बना था। 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 यूनिट, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 यूनिट। आप इस ग्राफ को देख के बताओ, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन संभव है? बिल्कुल संभव है। अब जो बच्चा रट के बैठा है कि हमेशा कर्व बनेगा, वो नहीं समझ पाएगा। मैंने पिछले क्लासेस में कहा था वो एक जनरल केस को दिखाया जाता है, हमेशा कर्व हो कोई जरूरी
स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर किसी का अपना घटने बढ़ने का तरीका होता है यार। आज मुझे बताओ, क्या ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये वाला ग्राफ, ये क्या कहना चाह रहे हैं? हर बच्चा समझ पाया क्या? अब सवाल कुछ ऐसे आया था, एक रिएक्शन है A gives NB, एक रिएक्शन है A gives NB, on the basis of given graph, on the basis of given graph calculate n। इस ग्राफ के आधार पर n की वैल्यू हमसे पूछा था, इस ग्राफ के आधार पर n की वैल्यू हमसे पूछा था। क्या सभी बच्चों से बन जाएगा? आज बहुत सिंपल वैल्यू है, लेकिन हमेशा वैल्यू सिंपल से कंसेप्ट मत बनाया करो, कंसेप्ट से सोचा करो कैसे आया। समझ पाए? वैल्यू सिंपल होती है तो सोचना आसान हो जाता है, मगर उससे दिमाग में कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि सवाल कैसा आएगा किसी को नहीं पता है। आओ देखते हैं आज ये क्या कहना चाहता है। ये किसके घटने की रफ्तार है? रिएक्टेंट है। और ये किसके बढ़ने की रफ्तार है? सवाल ये कहना चाहता है कि रिएक्टेंट के घटने की जो भी रफ्तार है, प्रोडक्ट के बढ़ने की रफ्तार उसकी। सर आप कैसे जाने 3 गुना है? एक ब्लॉक अगर 1 यूनिट है तो 3 ब्लॉक 3 यूनिट है। तो आप अगर इस रिएक्शन का, मैं फिर कहता हूं, यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर बी द नंबर, कंसेप्ट को सीखिए। आप क्या कहोगे? आज सिंपल सा केस है मेरे भाई, आप क्या कहोगे? सर हम तो सबसे पहले इस रिएक्शन का ROR लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। और ROR का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? RODA बाई 1 बराबर ROAB बाई n, हाँ या ना। अगर मान लो यहाँ पे x और y होता तो नीचे क्या लिखते हैं? जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, नीचे क्या लिखते हैं? क्या उससे आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को x मान लो, चलेगा? और अगर ये x है तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है? 3x। और आप स्टोइचियोमेट्री भी बता सकते हो, बोलो हाँ या ना। आज सिंपल नंबर है, अगर ये 1 है तो 3 है, हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी? तो फिर कंसेप्ट पे आओ ना मेरे बच्चों। आज ये कितना हुआ? x, तो ये कितना हुआ? 3x। तो क्या n की वैल्यू नहीं बता सकते? n बराबर कितना आया? 3। चलेगा? आज आपसे पूछा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आंसर इज नथिंग बट 3। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगला सवाल आप सबके इंतजार में। बोलूं क्या? लिखिएगा अगला सवाल। चलो ठीक है, 2-3 सवाल कम कर देता हूं। अच्छा, जब भी आखिरी क्लास में 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर लिखो आराम से। यार इतना तो चलेगा, 10 मिनट तो चलेगा ना, 10 मिनट। एक दिन आधे घंटे एक्स्ट्रा लू या रोज 5 से 7 मिनट, तो है ना, पता नहीं चलता वैसे। आइए अगला सवाल लिखिएगा। अगले सवाल में, अगले सवाल में SO3 का डिकम्पोजिशन होके, जल्दी लिखते चलेंगे, SO2 प्लस O2 बन रहा था और रिएक्शन कुछ ऐसे गिवन थी, लिख लीजिए। 2SO3 से बना 2SO2 प्लस O2। सवाल कह रहा है इफ rate of appearance of oxygen, if rate of appearance of oxygen is 3.2 kg per minute, is 3.2 kg per minute, then calculate first part ROA, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और यूनिट भी किलोग्राम पर आर ही है। पर मिनट लिख लो, चलो ऐसा कर लो। आर से डर गए आप? ऐसा लिखो जरा। नेक्स्ट पार्ट ROR, ROR बताना है, सबसे पहले बताना है किलोग्राम पर मिनट में, और फिर आपको बताना है नेक्स्ट ROR मोल पर लीटर पर मिनट में, मोल पर लीटर पर मिनट में। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेके चलिए 1 लीटर वेयर एवर नीडेड। जहां भी वॉल्यूम की आवश्यकता हो, 1 लीटर है, आपको रेट बताना है। कितने बच्चों को लग रहा उनसे बन जाएगा? अगर लग रहा तो फिर कर डालिए। किसी का रेट गिवन है, बस फर्क कितना है, रेट आज मोल में नहीं किलोग्राम में गिवन है। तो हमने भी तो आपको ROR के 2 एक्सप्रेशन बताए,
जब मोल में आए तो वो करना, ग्राम किलोग्राम में आए तो ये करना। सबसे पहले रेट किलोग्राम में तो निकाल लो, बहुत आसान है। जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए बता दूं, सबसे पहले आपको आरओआर का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन अब आप सबके समक्ष आरओआर का एक नया एक्सप्रेशन, ROD SO3/2 बराबर ROA SO2/2 बराबर ROA O2। ये एक्सप्रेशन जरूर चलता, बशर्ते रेट यूनिट मोल पर लीटर या एटीएम या ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन आज किलोग्राम है तो मुझे नीचे मॉलिक्यूलर वेट से भी मल्टीप्लाई करना। ये बड़ा नायाब तरीका है, बस मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, रेट लिखिए, फटाफट दूसरा आ जाता है, कहीं पे भी मोल में कन्वर्ट करने का झमेला नहीं है। समझ पा रहे क्या? टाइम सेविंग मेथड है। लेकिन बातों बातों में मैंने सवाल में ये भी सिखाना चाहा, अगर किलोग्राम में पूछे तो क्या करें और अगर मोल पर लीटर पूछे तो क्या करें। बताता हूं। सब बच्चों ने कर लिया होगा इतना, मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ ही गया होगा यार। आओ चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। सबका आ गया फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट जरूर सबसे बनना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्टेशन आपसे कर रहा हूं। ROA सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कर लोगे बच्चों? अच्छा यहां पे क्या लिखा है? SO2। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखूं मैं? आसान है ना? सोचते तो नहीं थे किसका लिखूं मैं, सल्फ्यूरिक एसिड का किसका है ना। खैर, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64, 32 32 64। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं तो 64 इंटू 2 अपॉन 32, इसको उधर भेज दिया ना यार, इंटू 3.2। आसान है कि नहीं है? जब आप सॉल्व करोगे तो बोलो कितना आएगा? 0.1 128 यानी 12.8 kg पर मिनट। एग्री और नॉट? रुको जरा, अगर इसे आर या किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना होता तो कर लेते ना, उस हिसाब से बस यूनिट कन्वर्ट करना, वो हमारा केमिस्ट्री का विषय नहीं है फिलहाल। अभी जो रेट आया वो किस में आया? किलोग्राम में। लेकिन अब हमसे किसका रेट पूछा? आरओआर का। बता दोगे क्या? एक मिनट, पूरी क्लास मुझे चाहिए, सब लोग बोर्ड पे आइए जरा। आरओआर एक बार पूछा मोल में, एक बार पूछा किलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही छुपा हुआ कंसेप्ट है। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए प्लीज। जब मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, हटाओ, आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा। जब मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो रेट की यूनिट बोलो, मोल बोल दो, बस मोल बोल दो, चलेगा। लेकिन जब मॉलिक्यूलर वेट है तो रेट यूनिट, हाँ या ना? अब सुनना अगला सवाल। अगर रेट जो कि ग्राम या किलोग्राम में है, जब उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा क्या वो मोल में आएगा? बोलो ना, ध्यान से सुनिएगा। एक बार में मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो क्या ये पूरा का पूरा आरओआर है? नजरें हटाई तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, प्लीज बेटा सुन लो ना यार, एक बार काम की बात है। फिर सवाल आपको समझ की 2 मिनट दूंगा आपको, ठीक? आओ पहले इसको सीख लो। मॉलिक्यूलर वेट हटा दो, हटा दो मॉलिक्यूलर वेट। ये पूरा का पूरा आरओआर है कि नहीं है? और आरओआर का जो एक्सप्रेशन है क्या वो हमेशा मोल में ही रहेगा? क्योंकि आज रेट ग्राम या किलोग्राम में है तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया ताकि वो मोल बन, यानी ये पूरा का पूरा क्या मोल में है? लेकिन मॉलिक्यूलर वेट, जरा सुनिएगा, मॉलिक्यूलर वेट हटा दो, हटा दो, हटा दिया तो क्या पूरा पूरा मोल में है? रुको 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 रुको, यहां लिख रहा हूं मैं, सब लोग आ जाओ। ROD क्या लिख, SO3 लिख दो क्या? कोई एक लिख रहा हूं, ठीक? ROD SO3 अपॉन, चलेगा? ये ROR है कि नहीं है? अगर मैंने केवल इतना लिखा तो दुनिया क्या समझेगी? ये मोल है। बढ़िया, अब हुई ना बात। ये किसमें है? मतलब ये हमेशा किसमें होगा? परफेक्ट। अब मैं ऐसे लिख देता हूं, ROR क्या लिखा? बराबर RODSO3/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3। अब ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा तो नहीं समझे? अरे पूरा का पूरा तो मतलब जो रिजल्ट है वो तो मोल में ही है। लेकिन पल भर के लिए मॉलिक्यूलर वेट हटा के देखो, अब ये किसमें है? किसमें है? ग्राम या किलोग्राम जो भी है, चलेगा? यानी मॉलिक्यूलर वेट के साथ देखा तो वो मोल है, बिना मॉलिक्यूलर वेट के देखा तो वो ग्राम या किलोग्राम है। समझ पा रहे हो? अब जरा सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझे लगता है आज आपने किसका रेट निकाला? SO2 का। ये किस में आया?
तो अगर SO2 अपॉन 2 इंटू 64 कर दो, ये पूरा का पूरा किस में आएगा? जल्दी से पूरी क्लास देख लो, फिर कर लेना। ये जो रेट आया वो किस में आया? केजी में। चलेगा? अब यहां लिखो केजी, लिखो 12.8 लिखो ना। अब डिवाइड करो 64 इंटू 2 से। तो जब 64 इंटू 2 से डिवाइड किया तो जो पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा क्या वो मोल में आएगा? किस में आएगा? कौन नहीं समझा रेज योर हेड, तब मैं आगे बढ़ूंगा। पूरा का पूरा रिजल्ट मोल में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा ना। अब सुनना, लिखो 12.8 लिखो ना, अपॉन 2 करो। अब किस में आएगा? किस में आएगा? वो जो केजी में आया वो भी ROR है, मगर वो किस में आएगा? अब जो कह रहा हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। केजी में क्या बोला? इससे निकालोगे ROR अलग आएगा, इससे निकालोगे ROR अलग आएगा, इससे निकालोगे ROR, मोल में निकालोगे सबसे। ये क्या बोला मैंने? समझ पाए क्या? तो थोड़ा हैवी हो गया। आ जाओ इधर, रुको। ये पूरा का पूरा क्या है? मोल। अब मैं भाई मोल में नहीं दिया था, ग्राम में दिया था। मान लो ग्राम है पल भर के, ये मान लो। तो जब ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा, ये पूरा पूरा मोल हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये पूरा जो रिजल्ट है, ये पूरा जो, वो तो मोल ही है ना, है कि नहीं है? तो मोल बराबर मोल, हाँ या ना? मोल में तो सब सेम ही आए, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट हटा के लिखोगे सब सेम आने वाला। एक सवाल पूछता हूं, समझ में आया तो बता देना, बोल दो। पहला सवाल, ROR क्या बोला? किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। पूरी क्लास जल्दी से। किसी भी रिएक्टेंट किसी भी से निकाला जा, बस उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, बशर्ते वो मोल में होना। एक बात, दूसरी बात, अगर वो मोल में है तो सबका सेम ही ROR आने वाला है, लेकिन अगर ग्राम या किलोग्राम में सबका अलग अलग आने। डन। अब सवाल सॉल्व करना, बस दिमाग में रखना कि किलोग्राम में सेम आए कोई जरूरी? ऑफ कोर्स यार। 1 मोल CO2 कितना ग्राम होता है? 40। 1 मोल O2 यानी 1 मोल का वजन सबका सेम हो कोई जरूरी? तो सोचो सबकी रफ्तार 111 है, तो भैया वजन तो सबका अलग होगा यार। रेट ग्राम या किलोग्राम में अलग अलग आएगा, लेकिन मोल या मोल पर लीटर में सबका सेम ही आएगा। आ जाओ जरा चलते हैं थर्ड पार्ट में। पहले थर्ड पार्ट निकाल लो, सब बच्चों ने कर लिया? पहले थर्ड पार्ट, मोल पर लीटर में। तो ROR बिल्कुल सही, 12.8 अपॉन 2 लिख दू बस क्या? मोल में चाहिए तो 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 0. मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट बोला था अंदर है। सेकेंड पार्ट, कितने बच्चे कर लेंगे रेजर हैंड? कर लोगे क्या? एक मिनट, करने कितने तरीके सर? या तो इस मोल पर लीटर से, या तो इस मोल पर, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला सबको याद है? वेट अपॉन मोल बनाने के लिए वेट को किससे डिवाइड करो, और वेट बनाने के लिए मोल को मॉलिक्यूलर वेट से क्या करो? एग्री? या तो इसे कर दो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टी, समझो कैलकुलेशन। मैंने कहा 12.8 बाई 2, हेलो, ये कितना आएगा बोलो? 6 पॉइंट, क्या न्यूटन? चलेगा? हाँ या ना? अब एक गलती करिए, कौन बता सकता है कौन सी गलती है? आते हैं साहब, ये 12.8 ग्राम है किलोग्राम है? क्या ये? और अगर मोल बदलोगे तो फिर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो ग्राम होगा किलोग्राम होगा, हाँ या ना? एक मिनट, पूरी क्लास आ जाओ। ये जो लिखा 12.8, 12 होता है वेट इन, मतलब वेट हमेशा ग्राम में होना। तो क्या मुझे 10 की बताओ, मोल में कितना आएगा? कितना आएगा? 100 मोल, और वॉल्यूम कितना था? 1। तो 100 मोल पर लीटर पर मिनट, हाँ या ना? अब जो कह रहा सुनिएगा, मैंने क्या किया, 12.8 अपॉन 2 लिखा, अपॉन केवल 2 लिखा, 64 नहीं लिखा। तो 12.8 किलोग्राम है कि नहीं है? इसको किससे डिवाइड किया तो कितना आया? किलोग्राम पर मिनट आया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे भी निकाल सकते हो, और मान लो रेट ऐसे दिया होता तो क्या आप निकाल लेते? कितने बच्चे निकाल लेते रिजर्व हैंड? क्या करते, मोल को किससे गुणा करते? कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 64, करो ना 64, तो 6400 हुआ, 6400 ग्राम। तो किलोग्राम में 6.4। रिवर्स रिवर्स सोचो,
समझ पा रहे हो क्या? सम अप करते हैं फिर से शुरू से, पूरी क्लास एक बार आ जाओ। आज मुझे किसका रेट दिया है बच्चों? किस में दिया? इस फॉर्मूले की वैलिडिटी समझ में आई? कोई भी दे दो ग्राम में या किलो, तो आंसर भी आएगा ग्राम या किलो। एक बात। दूसरी बात, सर ने हमसे पूछा आरओआर। जब आप आरओआर लिखते हो, ये पूरा का पूरा रिजल्ट किसमें है? मोल में। ये पूरा का पूरा रिजल्ट, ये पूरा का पूरा रिजल्ट, समझ पा रहे हो? मतलब एक्चुअल में हमने क्या किया, आज भी इक्वेट तो मोल को ही किया है, किलोग्राम या ग्राम को इक्वेट नहीं समझ पाए। तो जब हमसे पूछे आरओआर मोल में, आरओआर, तो ये पूरा का पूरा आंसर किस में आएगा? मोल में। लेकिन जब हमसे पूछे ग्राम या किलोग्राम में, तो केवल स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करना, अब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ पाए? एक सवाल और पूछूंगा मैं, लिखो पहले इसको। एक सवाल और पूछूंगा तभी आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बस आप जो लिख रहे हो ना उसको फील करो। जो मैं मजाक में कहता हूं ना, किसका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे अपने आप से पूछो आपने लिखा क्या है, ये सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। एक बच्चे ने क्या बोला, सर फिर तो अगर आप आर ओ आर 6.4 बोल रहे हो तो किसी और से अलग भी आएगा? 101%। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। आप इससे निकालो कुछ और आएगा, इससे निकालो कुछ करेगा, ऑप्शन चलेगा। नहीं समझे? अभी हमने फिलहाल SO2 से निकाल दिया, वहां लिख दो SO2 से। एक सवाल और बोलता हूं, तीनों ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल सही। एक बच्चे ने कहा अगर सर तीनों दिया हो तो ऑल ऑफ दीज टिक करके आएंगे ना? हाँ लिखो एक और, हाँ एक और सवाल लिखो, लिखो लिखो। 2H2O प्लस O2 सब rate of formation of O2, if rate of formation of O2 is 3.2 gram per second, is 3.2 gram per second, जो पूछू बस वो बताना, ठीक? देन कैलकुलेट नंबर 1 ROD H2O2 in gram per second, then calculate RODH2O2 in gram per second, and second part ROR, या लिख लो in terms of H2O2, ROR in terms of H2O2 in gram per second। कितने बच्चों से बन जाएगा? क्या बात है, करिए जल्दी से, आराम से करिए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, उस कंफ्यूजन खत्म करना यहाँ पे, वरना एक छोटे से कंफ्यूजन से लगता है पूरा टॉपिक ढीला पड़ रहा है। लाइट चली गई? एसी चल रहा है क्या? रूम टेम्परेचर कितना होता है? और अगर 27 हो तो कैसा लगेगा? कैसा लग रहा है? लिखो जरा, नहीं समझ पाए? भाई रूम टेम्परेचर 25 होता है ना? अरे हाँ या ना? तो या तो 25 पे रखा जाए, या तो 25 से कम रखो, ठंड लगे। अब कोई 25 ज्यादा रखे तो इंसान को गर्मी तो लगेगी। लिखिए जरा, कितने बच्चों से बन गया? रेजो हैंड जल्दी से, आओ जरा। जिनसे नहीं बना उनके लिए सबसे पहले समझो, प्लीज एक बार और आ जाओ, इस बार सीख जाओगे, आ जाओ। सीख गए हो, जो छोटा सा कंफ्यूजन उसे खत्म कर रहा हूं, ठीक? ROF O2 दे रखा है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ROR। लिखे क्या? ROR का एक्सप्रेशन कौन सा लिखना पसंद करोगे, मोल वाला कि मॉलिक्यूलर वेट वाला? सर हम ROR जब भी इक्वेट करके लिखते हैं वो हमेशा मोल में ही होता।
अगर कभी रेट ग्राम या किलोग्राम में होता तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी लिख देते हैं ताकि पूरा मोल बन चलेगा। सुनिएगा, तो सबसे पहले हम आर ओ आर लिखते हैं, ठीक है। आर ओ आर बराबर RODH2O2 अपॉन 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, बराबर ROA पानी अपॉन 18, हाँ या ना, बराबर ROaO2 अपॉन, रुको जरा, रुको रुको रुको, ये पूरा का पूरा किसमें है, शानदार, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा डन। केवल 34 हटा के देखो, 18 हटा के देखो, 32 हटा के देखो। लेकिन अगर आपने 18 नहीं लिखा होता, 34 नहीं लिखा होता, 32 नहीं लिखा था, इक्वेट कर, क्योंकि सब आपस में इक्वल होने वाले, समझे। क्योंकि मुझे इक्वेट करना है तो मुझे मोल बना के इक्वेट करना पड़े, तो मैंने नीचे बन लिखा 34, नीचे लिखा 18, नीचे लिखा 32। एक बार फिर से मुझे पूरी क्लास चाहिए। ये पूरा का पूरा किसमें है, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये आएगा। आधे बोल ही नहीं रहे यार, थक जाते हो क्या, ये सब मोल में है। अब सुनना ध्यान से, 34 ना होता तो ये होता, 18 ना होता तो ये होता, 32 ना होता ये होता, और अगर ये होता ग्राम में तो फिर हमने इक्वेट भी किया ना होता। इक्वेट तभी हो सकता है जब वो होगा मोल में। नहीं समझे, अभी समझे कि नहीं समझे, और अगर समझे तो फिर और सवाल कर लेते, कर ले लाला। चलो जरा, पहला सवाल आपसे क्या पूछा, RODH2O2 हाँ या ना, बता दोगे क्या। ROD किसमें पूछा है, ग्राम में, यही लेके चले सर, यही चलने दो सर। चलो 32 उधर भेज दो, 34 को उधर भेज दो ना, 34 2 जा 68 अपॉन 32 इंटू 3.2, कितना आंसर आया 6.8 ग्राम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये किस में आया, ग्राम में। अब उसने हमसे क्या पूछा है, आर ओ आर, किसने पूछा है, चलेगा, बता देंगे। कितने बच्चे बता सकते, रेज योर हैंड। कितने तरीके हैं, दो। ये किस में आया है, लेकिन किसका रेट आया, H2O2 का। मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं तो किस में आ जाएगा, ग्राम में, हाँ या ना। हमसे ग्राम ही पूछा है। सोचो सोचो सोचो, अगर हमें RODH2O2 दिया होता मोल में, मान लो, कितने बच्चे से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आसान है क्या। मतलब अगर कभी प्रश्न हमसे ग्राम देख के ग्राम पूछे तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 6.8 आया है, क्या हमसे आर ओ आर पूछा है, अब आर ओ आर मन में लिख लेते हैं, RODH2O2/2, हाँ या ना, चलेगा। ये कितना आया 3 अब रुको, समझदार हो तो, ये जो मैंने आर ओ आर निकाला H2O2 से निकाला कि पानी से निकाला, अगर मैंने पानी से निकाला होता तो बताओ ग्राम में सेम आता अलग आता, ग्राम में, लेकिन मोल में। इज दिस क्लियर, इतना तो सिखाया है बस। सवाल पूछ लो क्या संसद का, पूछ लो क्या। आर ओ आर ग्राम में हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट से अलग आएगा, हमेशा अलग आएगा। भाई साहब नंबर का खेल है, क्या पता इस स्टोइशियोमेट्री ऐसी हो कि मल्टीप्लाई होके सेम हो जाए। नहीं समझ पाए, नीचे पॉइंट लिखो बादल बना के, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, बादल बना के बोलू। आर ओ आर, आर ओ आर अगर ग्राम की यूनिट में निकाला जाए, वेट यूनिट या ग्राम की यूनिट, आर ओ आर अगर वेट या ग्राम की यूनिट में निकाला जाए तो तो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से वैल्यू डिफरेंट, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है, वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, हमेशा है कोई जरूरी
नहीं है। समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए हैं प्यारे बच्चों तो आओ थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाएं क्या? अभी तक जो हमने सीखा, ये 3.4 आ गया ना यार ग्राम में। अभी तक जो हमने सीखा ये सारा का सारा किस्सा था रेट का। किसका था? लेकिन अगर हम अपने पर्पस को सोचे, हमारा जो पर्पस था, हमारी एक फैक्ट्री थी अमोनिया की, बोलो हाँ या ना। सुनिएगा, और अमोनिया की जो फैक्ट्री थी उसका प्रोडक्शन था 100 kg अमोनिया पर डे। मैं किलो बोलता हूँ ताकि बच्चा फील कर पाए, सच मुझे किलो नहीं, मुझे बोलना चाहिए मोल, लेकिन मैं किलो बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज जल्दी बन जाए। अचानक से मार्केट से डिमांड कितनी आ गई? 500। और 500 किलो अमोनिया की डिमांड थी हमारी, लेकिन हमारी जो फैक्ट्री है उतना प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। अब सवाल ये आया कि साहब अगर हमें अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हर बच्चा इतना तो समझ पाया है कि अगर अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपके दिमाग में इतना तो आ चुका है कि हमें रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। आज आप सबके जो कंसेप्ट हैं वो इस काबिल तो बन चुके हैं कि हमें किसी की भी रफ्तार पता हो तो हम किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट की रफ्तार बता सकते, यहां तक कि हम रिएक्शन की भी रफ्तार बता सकते। लेकिन अभी तक हमारे कंसेप्ट इस काबिल नहीं हुए कि हम रफ्तार को बढ़ा या रफ्तार को घटा। अब रफ्तार को बढ़ाएं कैसे? हमारे मन में ये तो आता है, ये समझ में आता है कि अगर हमें अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें रिएक्शन की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाएं तो? इन सवालों को मन में लिए हम सब गए एक साइंटिस्ट के पास, उनका नाम था गुलबर्गन वागे। क्या नाम था? उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था लोमा। क्या नाम था? जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने कहा देखो यार एक बड़ी सिंपल सी बात है। हमने कहा क्या? मानो ना मानो एक बात तो मानोगे। हमने कहा क्या? बोले रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। क्या बोला उन्होंने? सही है कि नहीं है? प्रोडक्ट आया कहां से? रिएक्टेंट। बोले रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे? गुलबर्गन वागे। यही है जिन्होंने पूरा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, इन्हें वागे साहब बोलता है, ठीक है, इन्होंने ही पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बनाया। सुनिएगा, अब उन्होंने क्या कहा, अगर रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन ना होता तो फिर शायद उसकी रफ्तार भी ना होती। अगर आज किसी भी रिएक्शन में कोई रफ्तार आती है तो रफ्तार को बढ़ाएं कैसे, रफ्तार को घटाएं कैसे? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो पहले ये समझो रफ्तार आ कहां से रही है, ओरिजिन क्या है, उसका इनिशिएशन पॉइंट क्या है। तो उन्होंने कहा रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, और अगर ऐसा ना होता तो फिर रिएक्शन भी ना होता, ना तो रिएक्शन की रफ्तार होती, ना तो सारी कहानी होती। बोलो हाँ या ना? बोले मानो ना मानो एक बात तो मानोगे, किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है, सुनिएगा मैं फिर से क्या बता रहा हूं, आर ओ आर। और अभी तक क्या पढ़ाया? आर ओ आर। अब बस आर ओ आर के तरीके बदल गए। उन्होंने कहा इस रिएक्शन का जो रफ्तार होगा, जिसे अब मैं आर से बोलूंगा, इस आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन। उन्होंने कहा इस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट होने वाला। बहुत बेसिक सा पॉइंट था कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है उसका जन्म कहां से हो रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। हाँ या ना? अच्छा बताओ, अकेला ए क्या सीओडी बना पाता? तो ए भी चाहिए। और ऐसा उनका कहना था जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेरी बात को सुनिएगा। अच्छा वागे साहब नए जमाने के आदमी थे पुराने जमाने में? और एनसीईआरटी अपने इक्विलिब्रियम में कहता है कि इन ओल्ड एज कंसंट्रेशन वाज रिफर्ड एज एक्टिव मास। तो उनके जितने भी स्टेटमेंट थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कंसंट्रेशन वर्ड ना बोल के क्या बोला? एक्टिव मास। क्या बोला? उन्होंने क्या बोला जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो, वो इसके भी एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, वो इसके भी एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। एग्री और नॉट? लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड किया कि एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन साथ में कैसे डिपेंड करेगा ये भी समझना। एक वर्ड होता है प्रपोर्शनल और एक वर्ड होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल। अगर मैं कह दूं एक्स वाई के प्रपोर्शनल है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रपोर्शनलिटी की पावर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। लेकिन अगर मैं कह दूं एक्स वाई के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है यानी कि पावर 1 है। उन्होंने कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ऐसा कोई जरूरी। तो हमने उनसे पूछा कि सर प्रपोर्शनल है, लॉजिकल सी बात है, लेकिन प्रपोर्शनलिटी कैसी है? उन्होंने कहा उसकी जो प्रपोर्शनलिटी है वो उस रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होने। कितना हमने सुना और हम दौड़े दौड़े चले आए फैक्ट्री में। कहाँ चले आए? अपनी काहे की फैक्ट्री थी? अमोनिया की। हमने कहा अगर ऐसा कहना सच है तो फिर तो ये भी सच होगा कि हमारी जो अमोनिया की फैक्ट्री है
उसकी जो रिएक्शन की रफ्तार है वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पावर 3 पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना। बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, अगर x प्रोपोर्शनल टू y है, x प्रोपोर्शनल टू z है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू y एंड z है, हाँ या ना। अगर किसी भी रिएक्शन की रफ्तार दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? और अगर ऐसा कह सकता हूं उसका मतलब क्या, सुनिएगा। अभी तक आप किसी भी रिएक्शन की रफ्तार तब बताते थे जब किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट की रफ्तार हमें पहले से पता होनी। आज भी हम रिएक्शन की रफ्तार बता रहे हैं मगर तरीका नया है। अब हमें किसी की रफ्तार जानने की आवश्यकता, ये कुछ ऐसा है, अब हम बस जानेंगे कंसंट्रेशन। क्या जानेंगे? पहले गाड़ी की रफ्तार बताने के लिए गाड़ी में बैठना पड़ता था, अब चौराहे में फोटो खींच के रफ्तार बता देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? बता रफ्तार ही रहे हैं, लेकिन अब रफ्तार बताने के लिए उस रफ्तार को देखने की आवश्यकता, बशर्ते हमें क्या पता होना चाहिए? कंसंट्रेशन। हमने कहा भाई साहब तो बढ़िया कंसेप्ट है यार, मतलब उस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो नाइट्रोजन पे भी डिपेंड करती और हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करती। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा x प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1 मान लो। इसका क्या मतलब है? y बढ़ेगा तो x भी, y दुगना तो x होगा, y 4 गुना x होगा। अच्छा, मैंने कहा x प्रोपोर्शनल y की पावर 2 फील आ गया। ये प्रोपोर्शनलिटी की पावर है, ये प्रोपोर्शनलिटी की। अगर y होगा दुगना तो x होगा। अगर मैंने कहा x प्रोपोर्शनल y की पावर 3 बता दोगे, y होगा दुगना तो x होगा। यानी कि ये हमसे कुछ कहना चाह रहा है कि उस रिएक्शन की जो रफ्तार है, उस रिएक्शन की जो, वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के 3 गुना प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? अरे यस और नो? फैक्ट्री आपकी किसी और की है तो आप मालिक हुए, आपने लोगों को काम पे रख रखा था, आपने कहा इधर इधर इधर। ऐसा करो, बाजार से नाइट्रोजन हाइड्रोजन सस्ता क्या मिल रहा पता करो। हेलो, तो आपने जिस बंदे को काम पे रखा था उसने बोला सर बाजार में तो नाइट्रोजन सस्ता चल रहा, हाइड्रोजन महंगा है, लेकिन फिर भी आपने कहा बाजार से ऐसा करो नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन ही मंगाओ। क्या मंगाओ? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन करेंगे दुगनी तो रफ्तार होगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन करेंगे दुगना तो रफ्तार होगा 8 गुना। दुगने की चाहत थी आपको, तो 5 गुने की चाहत थी ना भाई साहब, 100 से 5 गुना, आपको तो 8 गुना मिल रहा है। अरे भले महंगा है, हाइड्रोजन खरीदोगे नहीं खरीदोगे? तो आपने ऐसा करो हाइड्रोजन मंगा लो। हाइड्रोजन, एक मिनट, हमें क्या बढ़ाना है? किसका रेट? रेट। तो हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा किसका? हाइड्रोजन का। क्या बढ़ाना पड़ेगा? कंसंट्रेशन। समझते आप लोग? कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, बोले तो एन बाई वी। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मोल बढ़ाना नहीं, वॉल्यूम घटा के भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब बिना बाजार से हाइड्रोजन खरीदे भी कंसंट्रेशन बढ़ाया जा। अच्छा, अपनी फैक्ट्री की दुकान है तो उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बड़े बड़े चैम्बर होंगे। मान लो ऐसे बड़े बड़े चैम्बर नाइट्रोजन कह रहे, मान लो यार हाइड्रोजन कैसे अमोनिया के, ठीक है क्या? अब बड़े बड़े चैम्बर है, सुन रहे हो क्या? अब ये जो हाइड्रोजन का चैम्बर है, अरे ये जो हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन का चैम्बर, सुनिएगा, ये जो हाइड्रोजन का चैम्बर है, अगर मैं इसका वॉल्यूम घटा दूं, क्या घटा दूं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम घटा के भी कंसंट्रेशन बढ़ाया जा। मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनिएगा। हमने क्या किया, ये पता चला कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दुगना तो रफ्तार होगा 8 गुना। हाँ या ना? हमने कहा जल्दी से बाजार से हाइड्रोजन ले आओ, कंसंट्रेशन दुगना कर दो, मोल दुगना कर दो। अगर वॉल्यूम को बदलना पड़ा तो हमें पिस्टन जैसा लगाना पड़ेगा, फालतू में खर्चा है। हाँ या ना? हमने कहा पिस्टन मत लगाओ, बाजार से हाइड्रोजन ले आओ। समझ पा रहेगा? हेलो, बाजार से हाइड्रोजन आया, भरा गया, कंसंट्रेशन दोगुना किया गया। अगर मान लो उस टैंक में पहले 100 मोल हाइड्रोजन के थे, 200 मोल हो गए मान लो, तो कंसंट्रेशन दुगनी हुई कि नहीं हुई? आपको लगता था कंसंट्रेशन दुगना हो गया, 8 गुना अमोनिया बनेगा, 100 किलो फ्री मिल देंगे। अरे 5 ही किलो भी 500 गुना चाहिए ना, 5 गुना चाहिए ना। आपको तो 8 गुना मिल रहा है यार। आपको लगता था भाई साहब अमोनिया बनेगा 8 गुना रफ्तार से, तो आपने एक बंदूक लगा रखा था अमोनिया की चैम्बर पे। अमोनिया बनी, अमोनिया, लेकिन जिस रफ्तार से पहले बन रही थी उस रफ्तार से आज भी बनी। हम फिर भागे भागे गए भागे साहब के पास, हमने कहा साहब ये क्या हुआ? उन्होंने कहा तुमने पूरा सुना ही नहीं था, आगे भी कुछ बोलना था। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लोमा, जल्दी से कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लोमा। बस 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 लिखिएगा, बोलू। वन मैथड, लोमा लिखना है, वन मैथड टू राइट, वन मैथड, ये भी एक तरीका है, एक मैथड है। वन मैथड टू राइट आर ओ आर
वन मैथड टू राइट आर ओ आर बोले तो रेट ऑफ, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बट कैन बी अप्लाइड, but can be applied with some limitations, but can be applied with some limitations, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ लगाया जा सकता है, बट कैन बी अप्लाइड विद सम, वो लिमिटेशन क्या है, ब्रैकेट लिखना, लिमिटेशंस वी विल डिस्कस इन मैकेनिज्म, वो कौन सी लिमिटेशन है हम कहां डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म में, लिमिटेशन वी विल डिस्कस इन मैकेनिज्म। अभी इतना कहना चाहता हूं, लोमा भी अपने आप में एक तरीका है जिससे हम आर ओ आर लिख सकते हैं। कल भी आप आर ओ आर ही लिखते थे और लोमा से भी क्या लिख रहे हो, आर ओ आर, लेकिन आर ओ आर लिखने का उसका कुछ लिमिटेशन है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो किस टॉपिक में आएगा, मैकेनिज्म में। तो अभी उसको बचा के चलते हैं, हाँ ठीक है सीखेंगे, चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसा बोर्ड पे लिखा लिख लीजिएगा। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। क्या लिमिटेशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब बताऊंगा। अभी बस इतना बच्चा याद रखे कि लोमा भी एक तरीका है जिससे हम आर ओ आर लिख सकते हैं। कल जो हमने पढ़ा आर ओ आर लिखने का तरीका, एक्सप्रेशन, वो तो है ही, लोमा भी एक तरीका है। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया है, जब हमने इसी तरीके से अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में एक्सप्रेशन ऑफ रेट लिखना चाहा तो उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। हमने जब अमोनिया की फैक्ट्री में यही कंसेप्ट लगाया, तो कंसेप्ट कैसे लगा, आर प्रोपोर्शनल टू नाइट्रोजन की पावर 1 इंटू हाइड्रोजन की पावर। लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा होने वाला, क्योंकि हमें वो लिमिटेशंस नहीं पता थी, हमें वो कंडीशन नहीं पता थी, लोमा लगाना कब है, लगाना कैसे है। समझ पा रहे क्या, इसीलिए हमने अप्लाई किया। तो कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि जो लोमा है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, एग्जैक्टली उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिले कोई जरूरी। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद लिखना, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। पर समस्या आज भी वही की वही है, आखिर हम अमोनिया 100 से 500 करें तो करे कैसे। तो प्यारे बच्चों, अब मार्केट में एक नया कंसेप्ट आया, और वो जो कंसेप्ट था उससे भी हम आर ओ आर ही लिखने वाले हैं। मैं फिर कह दूं, कल भी हम क्या लिखते थे, आर ओ आर, आज भी क्या लिख रहे हैं, ये भी आर ओ आर लिखने का तरीका है, मगर इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ खामियां हैं। अब मार्केट नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था रेट लॉ। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रेट लॉ, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रेट लॉ। मतलब अगर कोई मुझसे कहे रेट लॉ क्या है, तो मैं कहूंगा एक मेथड, एक कंसेप्ट है, क्या लिखने का, आर ओ आर। कल भी क्या लिखते थे, आर ओ आर। अब लिखते कैसे वो सुनिएगा, लिखिएगा आर ओ आर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मैथड, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मैथड टू कैलकुलेट आर ओ आर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मैथड टू कैलकुलेट आर ओ आर। कल जो हमने आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखा, उसमें किसी की रफ्तार पता हो तो सबकी रफ्तार मिल, फिर हमने जो लोमा लिखा उसमें भी क्या लिखा, आर ओ, मगर उसकी कंडीशन थी, कुछ लिमिटेशन थी, जो कहां बताऊंगा, मैकेनिज्म में, हाँ या ना। फिर आया रेट लॉ, रेट लॉ कैसा मेथड है, इससे हम क्या लिखेंगे, आर ओ आर। कैसे लिखते हैं उसके लिए हमें करना होगा एक्सपेरिमेंट, हाँ या ना। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किए जाते हैं वो सुनिएगा, वही अपने अमोनिया की फैक्ट्री से समझाता। इमेजिन करते हैं ये नाइट्रोजन का चैम्बर है, मान लो पल भर के लिए, और इमेजिन करते हैं हाइड्रोजन का चैम्बर है, और इमेजिन करते हैं यहाँ पे अमोनिया बन रही, मान लो। सुनिएगा ध्यान से, अगर आज आप इस रिएक्शन का ये समझो कि भैया जो इस रिएक्शन का रेट लॉ होगा, कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो नाइट्रोजन पे भी डिपेंड करेगा, और वही वाली बात है, किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल कौन कर रहा है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से ही सोचना शुरू करते हैं कि रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, तो रिएक्शन ना होता, सारा किस्सा ना होता, हाँ या ना। यानी इस रिएक्शन की जो रफ्तार होगी, इस रिएक्शन की जो, मानो ना मानो, वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन नाइट्रोजन की पावर 1 हो जाए कोई जरूरी। ये पावर हम जाने कैसे, ये पावर क्योंकि हमें ये बताता है कि जैसी होगी पावर वैसा होगा रिलेशन। अगर पावर 1 है मतलब कंसंट्रेशन दुगुना, तो रेट भी उल्टा। सोचो ना यार, हाँ या ना। लोगों ने क्या किया, किया एक्सपेरिमेंट, क्या किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया सुनिएगा। एक बार हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो, कर दो। किसको कांस्टेंट किया, की कंसंट्रेशन को,
जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया तो आपने नाइट्रोजन कंसंट्रेशन दुगना किया, कर दीजिए। किसकी कंसंट्रेशन दुगना किया? अब एक बंदा आपने अमोनिया वाले चैम्बर में लगा रखा है, उससे कहा कि भाई साहब रफ्तार देखते रहना, 1 मिनट में 1 ग्राम अमोनिया बन रहा है, 1 मिनट में चलेगा। आपने नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कर दिया दुगना, कर दो। अगर उस रिएक्शन की रफ्तार, अगर उस रिएक्शन की नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती तो कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार भी बदल, ऐसा होना चाहिए। लॉजिकल है ना? कंसंट्रेशन को हमने किया दुगना, कितना किया? किससे दुगना किया? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन किया। कंसंट्रेशन बढ़ाने के दो तरीके हैं, मोल बदल के भी बदला जा और वॉल्यूम बदल के भी बदला जा। आपने कंसंट्रेशन कितना गुना किया? वहां जो बंदा खड़ा था अमोनिया के चैम्बर पे, वो देख रहा था 1 मिनट में 1 ग्राम अमोनिया बन रहा था, और जैसे कंसंट्रेशन दुगना किया, आज भी 1 मिनट में 1 ग्राम अमोनिया ही बन, यानी अमोनिया के बनने की रफ्तार बदली, यानी कंसंट्रेशन बदला मगर फिर भी रिएक्शन की रफ्तार बदली। इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप? इसका मात्र एक निष्कर्ष है सर, उस रिएक्शन की रफ्तार नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती, और अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती तो बताओ पावर 1 लगाओ कि पावर 0 लगाओ? ये जो पावर 0 आया, क्या मुझे प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है? क्या बता रहा है? अगर यही पावर होता 1, अगर यही पावर होता तो मुझे क्या बताता? फील आ रहा है क्या? ये जो पावर आया, क्या मैंने एक्सपेरिमेंट करके लगाया? बोलो बच्चों। और इसी पावर का नाम रखा गया आगे चल के ऑर्डर। क्या नाम रखा गया? यानी कोई मुझसे कहे ऑर्डर क्या है तो बता दोगे? ऑर्डर का सिंपल सा फील है प्रोपोर्शनैलिटी। अरे हाँ या ना? समझते हैं। मैंने कहा एक रिएक्शन है, उसका ऑर्डर है 0, उसका ऑर्डर है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 8 की पावर। इसका क्या मतलब बोलो? यानी उस रिएक्शन की रफ्तार उस वाले कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाली, लेकिन वहीं पे ऐसा पता चला कि एक रिएक्शन है, उसका ऑर्डर है 1। कितना है? यानी कंसंट्रेशन दोगुना तो रफ्तार भी। मैं एक लाइन बोलता हूं, समझ में आता तो बताना, बोल दो। ये जो पावर आ रही है, क्या वो एक्सपेरिमेंट से आ रही है? और ये सारी बातें क्या एक्सपेरिमेंट से पता चल रही हैं? आज अगर यहाँ पे पावर 0 आया तो क्या हमेशा पावर 0 है कोई जरूरी है? कुछ भी आ सकता, बोलो हाँ या ना? अच्छा, अभी नाइट्रोजन है, क्या साथ में हाइड्रोजन भी है? अब दिक्तो सेम एक्सपेरिमेंट किया गया हाइड्रोजन में, कहा किया गया? अब हमने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किया दुगुना, कर दो। किससे दुगुना किया? तो नाइट्रोजन को बदला, किससे दुगुना किया? क्या दुगुना? कितने तरीके? या तो बढ़ा दो मोल, या तो घटा दो, डन। इसके कंसंट्रेशन दुगना होने से अमोनिया की रफ्तार में चेंज आना चाहिए, बोलो ना यार। मान लो एक्सपेरिमेंट करके हमें ऐसा पता चला कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से भी अमोनिया की रफ्तार में कोई फर्क नहीं है, मान लो, यानी उसकी पावर भी, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या क्या हो जाए हमें क्या पता है, बोलो हाँ या ना? ये सब कुछ क्या एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है? लेकिन आपने जिस बंदे को अमोनिया के चैम्बर में खड़ा कर रखा था, उसने देखा कि 1 मिनट में 1 ग्राम अमोनिया बना था। अब अमोनिया बनने लगा 2 ग्राम, कितना बना? रफ्तार बढ़ी की घटी? 1 का 2 कितने गुना? कंसंट्रेशन कितने गुना? तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन 2 गुना, रफ्तार भी, यानी पावर प्रपोर्शनल की डायरेक्टली प्रपोर्शनल? एक होता है प्रपोर्शनल होना, एक होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल होना। ये पावर मैंने अपने मन से लगाया, सपने में आया, एक्सपेरिमेंट करके लगाया, तो एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी आ, अरे हाँ या ना? यार ये बच्चों, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चीज, आइए सब लोग आगे। क्या मान लेते हैं हम सबके सामने एक रिएक्शन है, अरे मान लो यार, अरे वही अपनी फेवरेट रिएक्शन है, ए प्लस बी सी प्लस डी। 1 मिनट, क्या इस रिएक्शन की अपनी रफ्तार होगी? पूरी क्लास, क्या आर ओ आर का एक्सप्रेशन कल वाला लिख लोगे? आर ओ डी ए बाई ए बराबर आर ओ डी बी बाई बी बराबर, चलेगा? क्या लोमा भी लिखा जा सकता है? लेकिन लोमा में कुछ कंडीशन हमें अभी पता, क्या आज हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? तो मैं कह दूं इस रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो ए की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, पावर 1 होगी, 2 होगी, ए होगी। सर कुछ भी हो, ये हमारे कंट्रोल में कुछ भी हो सकता है, तो हमने प्यारे बच्चों से लिखा एफ, चलेगा? अच्छा बताओ, ए पे डिपेंड करेगा बी पे? ए पे भी करेगा, और तो मैं कह दूं इस रिएक्शन का जो रेट है वो बी पे भी डिपेंड करेगा, और पावर कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? लिसन केयरफुली, मैंने दोनों प्रोपोर्शनलिटी को ऐड किया,
मल्टीप्लाई किया और कुछ इस प्रकार से बना a की पावर x इंटू बी की पावर। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है इसे ही कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं? एक मिनट, रेट लॉ। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया, अगर मैं अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में लिखता तो कैसे लिखता? R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर 1। एक्सपेरिमेंट किया था ना? बोलो ना। रुकना जरा, कुछ देर पहले हमें गुलबर्ग एंड वागे साहब कुछ बता गए थे। अगर हम वागे साहब की बात मानते तो N2 की पावर, N2 की पावर, अगर हम वागे साहब बात मानते तो N2 की पावर, आधों को रिएक्शन लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा। अगर हम वागे साहब की बात मानते तो N2 की पावर और H2 की पावर। बताओ ये सही है कि ये सही है? जो एक्सपेरिमेंट करके आया वही सही है। ये हमें क्या बता रहा? ROR। ये हमें क्या बता रहा? लेकिन ज्यादा सही रिजल्ट कौन दे रहा? विच इज मोर एक्यूरेट? नीचे वाला नहीं, रेट लॉ। विच इज मोर इंफॉर्मेटिव? लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी रफ्तार बढ़ाइए। लिख लिया होगा। नीचे पॉइंट लिखिएगा। since since rate law is experimental, since rate law is experimental, it is more accurate and informative. It is more accurate and informative. It is more accurate and informative. लिख लिया होगा। बच्चों आज यहाँ पे जो पावर एक्स और वाई आई, क्या इस पावर का फील आपको आया? कहीं ना कहीं ये पावर हमें बताती है प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बताती है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनैलिटी। एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर प्रोपोर्शनलिटी 0 है तो फील आपको आता है, अगर प्रोपोर्शनलिटी 1 है तो भी समझ में आता है। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को टेक्निकल शब्दों में क्या बोला गया? ऑर्डर। उसी में एरो बना के लिखना, टेक्निकली इट इज नोन एज ऑर्डर। टेक्निकली इट इज नोन एज ऑर्डर। तो जो एक्स और वाई है, जो महज एक नंबर है, बेसिकली जो कि प्रोपोर्शनलिटी का फील है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और इस पूरे चैप्टर में ऑर्डर का एक अहम रोल है। जब आप ये जान जाते हैं किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आप ये जान जाते हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है। जब आप ये जान जाते हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, तो आप ये समझ जाते हैं उसकी रफ्तार कैसे कंट्रोल हो सकती है। अगर आप किसी की रफ्तार को कंट्रोल करने का तरीका समझ जाते हो, तो आप ये समझ जाते हो, ऐसा समझते हैं कोई गाड़ी है, अगर आपने गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप दूरी को भी बदल सकते हो। बोलो हाँ या ना? द सेम थिंग गोइंग टू हैपन जब हम रफ्तार को बदलने का पैटर्न समझेंगे, तो रफ्तार कैसे रिएक्टेंट को खत्म करेगा, कितना होगा, वो सब भी समझ पाएंगे। फिलहाल अगर कोई बोले ऑर्डर, तो ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है प्रोपोर्शनलिटी। फील आएगा क्या? बोलो ना यार। एक बात, दूसरी बात, प्यारे बच्चों, ये जो एक्स और वाई है, क्या हमेशा स्टोइशियोमेट्री से अलग हो कोई जरूरी है? ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंट पे। और जो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ए और बी के बराबर हो भी सकता है और हमेशा बराबर हो कोई जरूरी। मतलब ये कभी लोमा जैसा हो भी सकता है और कभी लोमा जैसा नहीं भी हो सकता। वो कौन सी कंडीशन बात करेंगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई may or may not be equal to, x and y may or may not be equal to a and b. x and y may or may not be equal to a and b। वो हो भी सकता है और वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंट पे। अब एक्सपेरिमेंट से ये बताओ, जो एक्स और वाई आया वो तो नंबर ही है, और नंबर यानी प्रोपोर्शनलिटी है। बोलो ना यार। और अगर वो प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी 0 हो सकती है? बोलो ना। आप सबका ध्यान चाहिए, क्या यहाँ पे जो एक्स है वो 0 हो सकता है?
जीरो का फील आ रहा है? क्या ये 1 हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या हो सकता नहीं हो सकता? तो आओ लिख लेते, जल्दी जल्दी लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक्स किसकी पावर है? ए की पावर है, बी की पावर? तो ये प्रोपोर्शनलिटी किसकी हुई? ए की। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में से प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्डर। मैथ में क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? ऑर्डर। तो एक्स क्या है लिखिएगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों ये प्योरली नंबर है, और अगर ये नंबर है तो क्या ये जीरो हो सकता है? अगर ये नंबर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ये नंबर है तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और अगर ये नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकता है। लिखो लिखो, पहले लिखो। अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं वाई की, तो वाई किसकी पावर है? ए की बी की? यानी अगर आप वाई कहोगे तो वाई को आप कह सकते हो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। बोलो हाँ या ना, लिख लीजिएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहां से हम कन्वेंशन में चलेंगे। मैं जब भी बोलूं एक्स तो समझ जाना ए की पावर, और जब भी बोलूं मैं वाई तो समझ जाना, मतलब हमेशा अब ये जो नंबर है वो ए और बी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा। चलेगा? तो फिर अगर ये बी की पावर है तो क्या ये जीरो हो सकता है? लिख लीजिएगा, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी नेगेटिव। किसी भी रिएक्टेंट की पावर कुछ भी हो सकता है। किसी भी प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट की पावर बात करते हैं, रेट लॉ में क्या कभी प्रोडक्ट आ सकता है? चेक करते हैं। अभी फिलहाल एक्स क्या है, वाई क्या है, सबको क्लियर है? यार एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है रेट लॉ, सब लोग बोल जाओ, ये क्या लिखा है? इससे क्या मिलेगा? रेट ऑफ। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन मिला, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम लिख रहे थे तो हमने क्या बोला? रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। कहानी यही शुरू हुई ना। मतलब इस रेट लॉ में अगर ए और बी आया है, इस रेट लॉ में अगर ए और बी, यानी ए और बी के कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार बदल, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि दुनिया की हर रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट ही कंट्रोल करता है। बोलो ना यार, इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर रेट लॉ में रिएक्टेंट आया, अगर रेट लॉ में रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलेगी तो रिएक्शन की रफ्तार बदल, यानी कंसंट्रेशन किसकी बदली? रिएक्टेंट की। यानी जब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलेगी तब तब रफ्तार बदलती। क्या पूरी रिएक्शन में केवल रिएक्टेंट है जो रफ्तार कंट्रोल करता है? बोलो ना, कौन करता है बताता हूं भी। फिलहाल हम किसकी बात करें? एक्स और एक्स क्या है क्लियर है? वाई क्या है क्लियर है? एक्स नंबर है कि नहीं है? वाई नंबर है कि नहीं है? और नंबर का फील्ड प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं है? अगर नंबर प्लस नंबर को जोड़ोगे तो नंबर ही तो मिलेगा, लेकिन वो जो नंबर होगा क्या पूरी रिएक्शन का होगा? और उस नंबर को आज से इस चैप्टर हम बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्स प्लस वाई बराबर एन। इसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक सवाल पूरी क्लास से, मुझे बताओ, क्या एक्स कुछ भी हो सकता है? क्या वाई कुछ भी हो सकता है? तो नंबर प्लस नंबर को जोड़ोगे, नंबर प्लस नंबर को जोड़ोगे तो नंबर मिलेगा। यानी क्या ये जीरो हो सकता है? क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? क्या ये फ्रैक्शनल हो सकता है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला, सिखाता हूं, लिखिए। किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। लिख लिया होगा? अरे अरे, समझाता हूं समझाता हूं। लिख लिया होगा सबने? नीचे पॉइंट लिखिएगा, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन of the reaction cannot be negative. Overall order of the reaction cannot be negative. पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कभी नेगेटिव, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो। अब सवाल है ऐसा क्यों? दो तरीके हैं, एक तो बच्चा मान ले, पर आप मानो कैसे? मन में सवाल चलते रहते नहीं, मान लो तो फील ही नहीं कराना पड़ेगा, 5 मिनट बच गए, पर आप मानोगे कहा? आओ थोड़ा आपको फील कराते हैं। आए, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने आपका ध्यान चाहिए, एक रिएक्शन है ए से बना बी। क्या रिएक्शन है?
अब इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा, क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा R प्रोपोर्शनल टू A की पावर X, एग्री और नॉट? ठीक है साहब। अब ये जो X है क्या वो जीरो हो सकता है? अगर ये जीरो हुआ तो बच्चा इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो रफ्तार बदलने वाली। अगर ये 1 हुआ तो क्या इसका फील आया? अगर उसकी पावर 1 है यानी कि कंसंट्रेशन दुगना तो रफ्तार भी, और अगर पावर 2 है यानी कंसंट्रेशन दुगना तो रफ्तार होगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझते, जबरदस्ती हाँ बोलते हो आप यार, कुछ तो साथ में चलते नहीं। एक बार फिर से कंसंट्रेशन दुगना करो, सभी लोग बच्चों करिए, तो क्या ये 2 की पावर 1 हुआ यानी रफ्तार भी दुगना हुआ? ठीक है, यानी आपको जीरो ऑर्डर समझ में आता है, फर्स्ट ऑर्डर भी समझ में आता है, सेकंड ऑर्डर भी समझ में आता है। कंसंट्रेशन होगा दुगना तो 2 की पावर 2 4 यानी रफ्तार हो जाएगा 4 गुना। फील आ रहा है यहां तक? सोचो अगर किसी का ऑर्डर निगेटिव होता, सोचो अगर किसी का ऑर्डर, एक बार मैं कैच करिएगा प्लीज, सोचो अगर किसी का ऑर्डर निगेटिव होता तो इसका ये मतलब होता, इसका ये कि किसी ने कंसंट्रेशन को अगर दुगना किया होता तो रफ्तार 1/2 यानी 2 की पावर -1 यानी 1/2 यानी रफ्तार बढ़ा की घटा होता। अगर कभी किसी का ऑर्डर निगेटिव है, अगर कभी किसी का ऑर्डर यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, हमेशा दुगना कोई जरूरी नहीं है, दुगना तो सबसे सिंपल नंबर बोला जाता है। अरे हाँ या ना? 1.5 भी तो होता है, पौने भी तो होता है, सवा भी तो होता है। कंसंट्रेशन, हाँ बेटा 2.5 भी होता है, बहुत अच्छे, 2.5 भी होता है ना? है कंसंट्रेशन दुगना, कंसंट्रेशन तो रफ्तार बढ़ी की घटी? घटी। मतलब पहले दिमाग में इसको सेट करो, अगर किसी का ऑर्डर निगेटिव है तो इसका ये फील है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रफ्तार, डन डन, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, इसको पहले लॉक करो दिमाग में, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, सेट है। सोचो जब रिएक्शन की शुरुआत हुई होती, पहली बार रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आया होगा, पहली बार। अरे दुनिया की हर चीज तो जीरो से शुरू होती है ना यार, पौधा भी तो बीज से आया है। अरे हाँ या ना? सोचो सोचो जब रिएक्शन की शुरुआत हुई होती, रिएक्शन की मतलब जब पहली बार रिएक्टेंट आया होगा, टकराया होगा, जब रेट का जन्म हो रहा था, जब रेट का, रफ्तार तो जीरो से आया होगा ना, 0.1 0.2 0.0 बढ़ा होगा। पहली बार जब रफ्तार ने जन्म लेना शुरू हुआ होगा तो जैसे ही मॉलिक्यूल ज्यादा हुए होंगे तब से रफ्तार घटा होगा। अरे अगर रफ्तार इमेजिन करो जस्ट जीरो से शुरू होने वाला है, बोलो ना, और अगर उसका ऑर्डर निगेटिव है, अगर उसका ऑर्डर, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से रफ्तार बढ़ेगा घटेगा? कंसंट्रेशन बढ़ने से रफ्तार, इसको सेट किया था नहीं किया था? आधे भूल गए, क्यों घटेगा सर? मैं कह रहा हूं अगर निगेटिव होता तो क्या क्या होता। अच्छा कभी आप सोचते हैं ना मेरा सिलेक्शन होगा तो क्या क्या होगा? वही सोच रहे हैं ना, अगर निगेटिव होता तो क्या क्या, दूसरा भी पहलू सोचते हैं ना, अगर निगेटिव होता तो क्या क्या होता। सुनो, अगर निगेटिव होना होना यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा तो रफ्तार घटा, पक्का। तो पहली बार जब रफ्तार आनी शुरू हुई होती तब से ही घटी होती। एक बीज को आपने जमीन में लगाया था, वो बढ़ने की वजह तब से घटा होता, तो फिर पौधा कहां से? रफ्तार अगर पहले दिन से ही जीरो से बढ़नी थी लेकिन तब से वो घट रही है, तो क्या कभी रफ्तार का कोई वैल्यू आता? और जब रफ्तार नहीं आती मतलब कन्वर्जन नहीं हुआ, कन्वर्जन नहीं हुआ तो रिएक्शन कहां से हुआ, बोलो हाँ या ना? सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन का स्टार्टिंग से कभी भी रेट निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका रेट स्टार्टिंग से निगेटिव, ऑर्डर निगेटिव है, तो इसका यह मतलब है जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा वैसे वैसे रफ्तार घट रही। तो जब पहली बार रफ्तार आनी शुरू हुई थी तब से घट रही है, और तब से अगर रफ्तार घट रही तो फिर रिएक्शन से प्रोडक्ट बना कैसे होगा? और जब बना नहीं होगा तो रिएक्शन हुआ कैसे होगा? रिएक्शन हुआ नहीं होगा तो ऑर्डर आया कहां से होगा? बोलो हाँ या ना? फिर एक बच्चा कहता है चलो मान लिया, क्या कहता है? चलो मान लिया कि ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने वाला, क्योंकि अगर ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होता है तो इसका यह मतलब होता है कि पूरे रिएक्शन की रफ्तार घट रही, शुरू से ऐसा होने वाला। अरे शुरू में तो कुछ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना होगा। फिर बच्चा मुझसे कहता है लेकिन सर अगर ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं होता
तो फिर ये बताओ, एक रिएक्शन है A प्लस बी से बना C प्लस डी। हेलो, आज आप ये कहना चाहते हो कि किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, तो सर क्या पता इसके रिस्पेक्ट में -2 हो, इसके रिस्पेक्ट 1 हो, हाँ या ना? सुनना मेरी बात को। तो क्या ओवरऑल ऑर्डर -1 होगा? मैं कह रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ऐसा दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो रिएक्शन ही नहीं है, हाँ या ना? फिर बच्चा कहता है चलो ये भी मान लिया। क्या कहता है? चलो, पर ये बताओ अगर किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है तो फिर वो क्यों है? क्योंकि तब भी तो उसका मतलब यही है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रफ्तार, अरे हाँ या ना? ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव अगर होता है तो इसका ये मतलब होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार घटेगी। किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है, किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव कोई जरूरी, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट आस्तीन का सांप भी होता है। मतलब दुनिया में एक वर्ड है जिसका नाम है इनहिबिटर। क्या नाम है? जैसे कई दफा कुछ लोग निगेटिव कैटलिस्ट भी कह देते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर। क्या बोलेंगे? कभी कभी रिएक्टेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन, एक समय के बाद उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी अपने आप में उसे रोकने लगती है। समझ पा रहे हैं क्या? तो कभी कभी ऐसा होगा, कैसे होगा बताऊंगा। तो कभी कभी किसी रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट एज अ इनहिबिटर होता है, तो उसके होने से रिएक्शन का रेट तो घटता है, लेकिन ओवरऑल रेट घटने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात बच्चों मान लो, किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो मगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला, याद रहेगा। क्योंकि अगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है रिएक्शन की रफ्तार शुरू से ही घट रही है, और जब शुरू से ही घट रही तो शुरू कहां से हुई? शुरुआत तो 0 से हुई होगी ना यार, हाँ या ना? बच्चों लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल ऑर्डर करना लिख लिया, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सब लोग बोर्ड पे आओ। क्या अभी हम लोगों ने प्यारे बच्चों आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई ऐसे लिखा? अच्छा, अभी प्रोपोर्शनलिटी रहने देंगे, इक्वेशन बनाए। तो इक्वेशन बनाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी घटाना पड़े, इसमें इक्वेशन का साइन लगाना पड़े, लेकिन साथ में कांस्टेंट के भी आ जाए। अब बताओ इसे हम रेट लॉ बोले कि रेट इक्वेशन बोले? रेट लॉ। जब प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वल टू है, तो नाम क्या पड़ गया? रेट इक्वेशन। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग रेट इक्वेशन, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग रेट इक्वेशन। आर बराबर के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। चलेगा? एक मिनट, ये आर किसका रेट? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? तो लिख लो आर ओ आर। और ये क्या है समझ पा रहे क्या? ये कंसंट्रेशन है कि एक्टिव मास है? और अगर ये एक्टिव मास है तो क्या ये कंसंट्रेशन हो सकता है? क्या ये प्रेशर भी हो सकता है? बढ़िया। और ये एक्स और वाई क्या है बता दोगे क्या? सर यही है प्रोपोर्शनलिटी और यही है ऑर्डर। मतलब इस पूरे इक्वेशन में हमें सब कुछ समझ में आता है, बस समझने की एक नई चीज क्या बची है? रेट कांस्टेंट। तो इसके का नाम रखा गया रेट कांस्टेंट। रेट इक्वेशन में जो के है इसका नाम रखा गया रेट। अच्छा, रखना भी चाहिए था। अरे हाँ या ना? इक्वेशन के नाम पे तो कांस्टेंट का नाम रखते हैं। मान लो इस इक्वेशन का नाम होता फलाना इक्वेशन, तो कांस्टेंट क्या होता? फलाना कांस्टेंट। ये रेट इक्वेशन है तो रेट कांस्टेंट, हाँ या ना? रुको जरा एक मिनट, ये क्या लिखा है? ये कप्पा, कप्पा याद आया क्या? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, ये कप्पा भी, ये केल्विन भी, ये क्या है? ये क्या है जानना चाहेंगे? एक बार जब सारा सिलेबस हो जाएगा कितने किए आए थे बताऊंगा लास्ट में, ठीक है? अभी फिलहाल हाँ लिखिएगा के रेट कांस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इस चैप्टर में हम बार बार रेट कांस्टेंट वर्ड को बोलेंगे। ये गलत चीज है यार, है ना? अगर आप क्लास में बैठे हैं तो मतलब अच्छे से बैठिए, अदरवाइज आपको पता है मैं कभी किसी तरह रोकता हूँ ना टोकता हूँ, आप अपनी स्वयं इच्छा से बैठते हैं, लेकिन क्लास का माहौल ऐसा बना के रखिए कि ठीक लगे क्लास, है ना?
कई बार जब आप बात करते हैं ना तो मेरा ध्यान जाता है तो डिस्टर्ब होता हूँ, सब किसी के साथ जो पढ़ा रहा है। तो एक नियम है बहुत बेसिक और आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है, मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर ऐसा माहौल बनाएंगे है ना तो इफेक्ट कहीं कुछ नहीं आता, जो सामने वाला बंदा होता है अपने एक्शन बदलता है और एक्शन का फर्क आपकी पढ़ाई सिलेबस में पड़ता है। मतलब फीस जमा करने के बाद एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, आप जब क्लास में आते हैं हमारा आपका रिलेशन होता है, समझ पा रहे हैं ना। आप किसी इंस्टीट्यूट किसी कोचिंग के नाम से नहीं, फिर हमारे आपके रिलेशन से चलते हैं। तो वो कैसा रिलेशन चलेगा उसका डिसीजन आप करते हैं। तो कुछ बहुत बेसिक बातें कि भाई क्लास में हम शांति से बैठे रहे, ऑफ कोर्स हम कोशिश करते हैं कि माहौल थोड़ा लाइट रहे, बच्चों को चीजें कठिन ना लगे, आसानी से समझ में आए। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ ऐसा बोले या ऐसा कुछ कहें तो अच्छा नहीं लगता है। और समझदार है आप, नहीं बदलोगे तो मैं बदल जाऊंगा। अब जमाना बदल गया, पहले बच्चों क्लास से बाहर निकालते थे, टीचर ही चले जाते, जाओ बेटा हो गया आज का चैप्टर। समझ पा रहे हो क्या? तो चीजें बदल चुकी हैं, है ना। अब बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता, बच्चों को डांटा नहीं जाता, हम खुद ही बदल जाते हैं अपने आप। समझ पा रहे हैं क्या? तो समझदार है आप, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहो ना बस यार। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप क्लासेस को 100% नहीं निचोड़ने के मूड से बैठते हैं तो फिर नहीं मजा आने वाला। दोबारा नहीं पढ़ना पड़े ऐसा क्यों नहीं पढ़ सकते यार? क्यों ये सोचते हैं घर जाके फिर रिवीजन करना पड़ेगा? क्लासेस को फुल एंड फाइनल क्यों नहीं करते हैं? जब आपने एडमिशन लिया है, जब फीस जमा की, तो क्लासेस क्यों क्यों क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रहे? जो भी नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या पूरी क्लास एक इक्वल लेवल पे नहीं आ सकती है? पर वही है, कोई कहीं और खोया है, कोई थका है, आज पनीर बनी होगी, क्या होगा, अलग अलग। कैसे काम चलेगा यार, है? दुनिया में हाँ मतलब अलग अलग चीजें चल रही दिमाग में। आज फिर घर से फोन आएगा, रोज आता है यार। क्यों ये क्लासेस को पूरा 100% अब्सॉर्ब करिए ना, आइए जल्दी से। इसी को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट, इसी कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। 5 मिनट और आपने डिस्टर्ब किया है, 5 मिनट और नहीं, भरपाई आप करनी पड़ेगी। वहां पे पूरा 25 करना है, आओ। हाँ, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब सवाल ये है जल्दी से, इसे हम तो मैं कहना चाह रहा था प्लीज एक माहौल बना के रखो, है ना। आपसे हम है, हमसे आप है, समझ पा रहे हैं? लिखिएगा हाँ, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, अदरवाइज फिर हम बदल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी फिर। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिखिए। अब सवाल ये है कि साहब इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, समझ में आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट समझ में आता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं? मैंने ऐसा पहले भी कहा है, फिर कहता हूं, पूरी केमिस्ट्री में कहूंगा। जब भी स्पेसिफिक बोला जाता है, जब भी स्पेसिफिक बोला जाता है तो बाकी सारा का सारा पैरामीटर एक्सेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपकी फिजिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आता है, लेकिन वहां पे पैरामीटर यूनिटी नहीं है। लेकिन जब भी आएगा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद आ रहा है? अभी स्पेसिफिक हीट वगैरह बहुत कुछ आना है, लेकिन आज आपके सामने आया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यानी बाकी सारा पैरामीटर कितना है, 1। एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट सिखाना, सुनिएगा। दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है, हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट, एग्री और नॉट? इमेजिन करते हैं अपनी अमोनिया की फैक्ट्री है और उसमें एक रिएक्शन है, N2+3H2 से बना 2H3, बोलो हाँ या ना। इमेजिन करते हैं मैंने इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा, क्या लिखा? थोड़ा समझना सिचुएशन क्या है। रेट लॉ लिखा तो रेट लॉ मैंने कुछ ऐसे लिखा, R बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटा के K इंटू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर 1। मान लो अगर मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे उस मोमेंट पर जिस मोमेंट का कंसंट्रेशन रखा है उस मोमेंट की रफ्तार मिल जाएगी। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रखा तो इनिशियल रफ्तार मिल जाएगी। 5 मिनट बाद वाला कंसंट्रेशन रखा तो 5 मिनट बाद की रफ्तार मिल जाएगी। लेकिन रफ्तार के लिए केवल कंसंट्रेशन नहीं, आपको रेट कांस्टेंट भी तो रखना पड़ेगा। अब रेट कांस्टेंट निकाले कैसे? दुनिया में हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट है, और जब तक वो नहीं पता तब तक पूरा सॉल्व होने वाला। रेट कांस्टेंट निकालने का बड़ा प्यारा तरीका लोगों ने क्या सोचा, क्या सोचा, सोचो अगर ऐसा हो कि हमने क्या कहा, एक ही कंसंट्रेशन को ले लिया, वन कितना लिया, ये कंसंट्रेशन है एक्टिव मास, जिसका मतलब कंसंट्रेशन भी है और प्रेशर भी। गैस है तो प्रेशर वन ले सकते हैं ना यार, बहुत आसान है, बोलो हाँ या ना। कंसंट्रेशन को ले लिया 1, ए की कंसंट्रेशन 1, बी की कंसंट्रेशन 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 की पावर कुछ भी हो, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। जादू क्या हुआ सुनिएगा, 1 की पावर कुछ भी 1, 1 की पावर कुछ भी 1, यानी उस समय जब सब कुछ 1 हो गया तो क्या आर बराबर क्या आएगा? रिएक्शन की रफ्तार को पढ़ा जा सकता है, रिएक्शन की रफ्तार को समझते हैं, ये सब न्यूमेरिकल का फील बनेगा। हमारी अमोनिया की फैक्ट्री है, क्या हम अमोनिया की रफ्तार पढ़ सकते हैं? और अगर अमोनिया की रफ्तार पढ़ सकते हैं तो आर ओ आर भी निकाल सकते हैं। कितने बच्चे सहमत है, जो रहें? कैसे निकालोगे सर? अमोनिया की रफ्तार को उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो वही आर ओ आर बनेगा, हाँ या ना।
यानी जब कंसंट्रेशन 1 है उस समय जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट के बराबर है, और रेट कांस्टेंट आ गया तो आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया तो, मैंने क्या बोला समझ पाए? अब कुछ बोलता हूं समझ में आया तो हाँ कहना, जो रेट कांस्टेंट है वही रेट के बराबर है। रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन के रेट के बराबर है। एक सवाल पूछूं क्या? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रिएक्शन रेट, rate constant is equal to reaction rate under some specific condition, and that's why it is known as specific reaction rate. ये रिएक्शन रेट नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, यानी स्पेसिफिक कंडीशन वाला। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट ये लेना। बोलो क्या? न्यूमेरिकली ऐसा सोचे, न्यूमेरिकली ऐसा सोचे कि के को कैलकुलेट करने के लिए, के को कैलकुलेट करने के लिए सभी कंसंट्रेशन को 1 मान ले। न्यूमेरिकली ऐसा सोचे, के को कैलकुलेट करने के लिए सभी कंसंट्रेशन को 1 मतलब यूनिटी माने। चलेगा? याद रखिएगा ये रिएक्शन रेट नहीं, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। वहीं एरो बना के लिख देना, इट इज नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कुछ ऐसा। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, फिर आज क्लास खत्म करेंगे। ठीक, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं और उसी फैक्ट को समझाने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर यूज होगा, पूरा चैप्टर। वो फैक्ट क्या है लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा बात बताओ, ये जो रेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही, रेट कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है ना, मगर कैसा कांस्टेंट है कहीं लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखिएगा फैक्ट। अभी इसे फैक्ट मान के याद करने की कोशिश करना, और इस पूरे चैप्टर में इसी फैक्ट को मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। लिखिएगा रेट कांस्टेंट, ये जो रेट कांस्टेंट है आखिर क्या है? अच्छा एक सवाल, एक गेम खेले क्या? मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं और फिर आपसे उसमें सवाल पूछता हूं, कैसा लगे आप सबके सब गलत जवाब दो। लिखो जरा, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज अ, दुनिया को पता है कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। लिखिएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट at a constant temperature. Rate constant is a constant which is constant at a constant for a constant reaction. लिखिएगा, for a constant reaction in a given, in a given catalyst, in a given catalyst. एक बार ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। पढ़ लिया क्या? मन में पढ़ेंगे बच्चों, मन बोलता नहीं, जिनका मन बोले। चलिए, सबने पढ़ लिया होगा। एक ट्रू फॉल्स खेल लो क्या? एक स्टेटमेंट लिखना, बस एक स्टेटमेंट लिखना जरा, बोलू। अच्छा स्टेटमेंट पढ़ क्या लगा, कितने फैक्टर है जिनके बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा? कितने फैक्टर? चार। कहां से आवाज आई? क्या बेटा, चार कहां दिख रहा आपको? ए बदलने से बदलेगा ऐसा? लिखना जरा एक सवाल, एक ट्रू कॉल लिखना। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन reaction depends on, rate constant for a given reaction depends on temperature and catalyst, depends on temperature and catalyst। क्या कहते हैं, कितने फैक्टर हैं? देखो जरा, क्या लग रहा है?
स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से खत्म करते हैं क्लास। क्यों, कुल तो 3 फैक्टर है ना? पक्का? रुको, सब लोग सवाल समझ पाए क्या? पहला सवाल, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर डिपेंड्स ऑन 1 फैक्टर। नहीं समझे? कुल कितने फैक्टर हैं रिएक्शन के बदलने से? रिएक्शन के बदलने से भी रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, टेम्परेचर के बदलने से भी रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, और कैटलिस्ट के बदलने से भी रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत गलती करते हैं। कुल कितने फैक्टर? रिएक्शन का इधर फिक्स तो 2 फैक्टर, रिएक्शन टेम्परेचर का इधर फिक्स तो 1 फैक्टर। नहीं समझे? उसमें क्या बोला? फॉर अ गिवन मतलब रिएक्शन को फिक्स किया कि नहीं किया? तो कितने फैक्टर बचे? 2। एक है टेम्परेचर, दूसरा है क्या? सारी बातों की एक बात, ये कितने पे डिपेंड करता है? क्या टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा? बोलो ना यार। क्या रिएक्शन के बदलने से बदलेगा? बोलो बच्चों। क्या कैटलिस्ट के बदलने से बदलेगा? इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई चौथा फैक्टर? कंसंट्रेशन के बदलने से के बदलने वाला, वॉल्यूम के बदलने से के बदलने वाला, प्रेशर के बदलने से के बदलने वाला। आपको लग रहा होगा कैसी बातें कर रहे हो सर, में याद हो गया। यकीन मानो आप सब डाउट भी यही पूछोगे। टाइम के बदलने से के बदलने वाला नहीं है। बर्तन के शेप और साइज बदलने से के बदलने वाला, अरे दुनिया में और दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। दुनिया में और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। सवाल घुमाएगा फिर आएगा, आप फंस भी जाओगे, देखना। लिख ले सब बच्चे, लिख ले बेटा, चलेगा ना? लिख लिया? सारी बातों की एक बात, केक कितनों पे डिपेंड करता है? 3। चौथा कोई फैक्टर? एक है रिएक्शन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है। अब 3 पे क्यों करता है वही पूरे चैप्टर में सीखने का विषय है, बस अभी मान के चलना ताकि कंसेप्ट जल्दी दिमाग में आए। चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 1 to 9, 1 से लेके 9 तक अटेम्प्ट करना। शायद 1-2 सवाल एक्स्ट्रा होंगे तो देखो। एक्सरसाइज 1 1 to 9 चलेगा? ईएलपी नंबर 1 कर ली? कर लिए क्या? 2 करेक्शन बता दिए ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में।